चलो स्टार्ट करेंगे पार्ट ए एमसीक्यू सॉल्यूशन मार्च 2021 का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डेफिनेशन पढ़ी थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मूला ये बना तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। जूल मतलब डायमेंशन में लिखेंगे तो m1l2t -2, ये होगा t1a1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m1l2t -3a-1 हो ही जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सी। सेकंड, फॉर आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, भाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पूछा है तो याद रखो स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। मतलब सेकेंडरी का करंट वोल्टेज कम होगा और प्राइमरी का ज्यादा होगा, तो फिर करंट क्या होगा भाई, करंट उसका उल्टा होगा। जो वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, तो सेकेंडरी का करंट ज्यादा होगा। कहां पर ऐसा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं आंसर में डी है ना, देख लो एक बार ध्यान से। ओके, थर्ड वन, Which waves are sometime referred as the heat waves? याद रखो इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में हीट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स, हीट वेव्स। अरे क्या हो रहा है ये। फोर्थ, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 510 नैनो टेस्ला। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ई इज हमने पढ़ा था BC, ये आपको एम्पलीट्यूड किसका दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का दिया है। तो बी क्या लिखे, 510 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। सी आपके पास है 3 × 10⁸। तो यहां पे करोगे तो जीरो सारे कट हो गए, तो ये 153 वाला आंसर आ ही जाएगा। कहां पर है आंसर, तो आपका आंसर बी। फिफ्थ, लोअर हाफ ऑफ कॉन्केव मिरर्स reflecting surface is covered with an opaque material. The intensity of the image of an object placed in the front of mirror becomes half. कैसे, चलो समझा देता हूं। याद रखो ये कॉन्केव मिरर था, यहां से सोच लो कि बहुत सारे रेज आ रहे थे, बहुत सारे रेज आ रहे थे, बहुत सारे रेज आ रहे थे, और वो सब जाके यहां पे कन्वर्ज करने वाले हैं। तो जितने भी रेज है वो सारे यहां पे कन्वर्ज करेंगे तो आपको इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन फिर आपने क्या किया, उसका हाफ जो पार्ट था उसको आपने क्या कर दिया, हाफ पार्ट को आपने यहां से निकाल दिया, मतलब कवर कर दिया यहां पे। तो जो रेज थे वो कितने कन्वर्ज होंगे, हाफ रेज ही कन्वर्ज होंगे, और उसके कारण इंटेंसिटी भी आपको हाफ मिलेगी। हाँ, इमेज की साइज वो सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी सिर्फ हाफ हो जाएगी। The refractive index of the material of the core of optical fiber is that of cladding. याद रखो, अरे ये क्या किया हमने, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये उसका कोर मटेरियल है, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग बोल देता हूं मैं। तो ऑब्वियसली हमको क्या करवाना है यहां पे, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब हम यहां से रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो अंदर जाके यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और इसके लिए हमको क्या करना है, उसका क्रिटिकल एंगल बने उतना कम करना है। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, IC = N क्लैडिंग अपॉन N कोर। तो ऑब्वियसली ये एंगल जितना छोटा हो उतना अच्छा है, तो ये रेशियो हमको बने उतना छोटा करना है। तो याद रखना है कि क्लैडिंग का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे द मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इन द ऑप्टिकल फाइबर इज हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग, सही है बच्चों। 7, एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, भाई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। कंडक्शन में जो बॉन्ड टूटने से फ्री हो गए वो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बिहेव करेंगे। वैलेंस बैंड में पूछा है कि कंडक्शन बैंड में पूछा है, कंडक्शन बैंड में पूछा है, सही है ना, तो फ्री हो गए फिर। 8, पीएन जंक्शन हैज थिकनेस ऑफ ऑर्डर ऑफ, याद रखना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, 10 to, ये 10⁻100 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो, सही है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे 100 एंगस्ट्रॉम मतलब ये होता है 10⁻⁸ मीटर, इसको आप 10⁻⁻6 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। 9, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग, क्या बोलते हैं इसको, डॉपिंग बोलते हैं। 10, इन अ 2 slit एक्सपेरिमेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड ऑन अ मीटर अवे, यंग्स के आइडिया है, 2
टू स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने ये कैपिटल डी रखा है 1 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन 500 नैनोमीटर, ये आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर। सेपरेशन ऑफ फ्रिंज इज 5 × 10⁻⁻4 मीटर, क्योंकि ये 0.5 mm है तो इसको ये करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, अरे सॉरी मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, ये नहीं है। सेपरेशन बिटवीन फ्रिंज बोला है, मतलब फ्रिंज का सेपरेशन, उसको बीटा भी बोल सकते हो, एक्स भी बोल सकते हो। तो वो कौन है 0.5 mm, तो 5 × 10⁻⁻4 मीटर हो गया। तो चलो सेपरेशन बिटवीन फ्रिंज इज लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो स्मॉल डी आपको फाइंड करना है, तो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन बीटा लिख सकते हैं। लैम्बडा कौन है बच्चों 5 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी 1 मीटर है, और बीटा आपके पास है कितना 5 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, इसको 1 yum बोल सकते हो। 11, if the phase difference between two wave is 6 pi radian, then corresponding path difference, याद रखो फेज डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा फाई, पाथ डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा एक्स, और उनके बीच का रिलेशन है डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। के कौन है भाई, के है 2 पाई अपॉन लैम्बडा वेव वेक्टर, ये आपको 6 पाई दिया है, ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा है इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बता दोगे तो यहाँ पे 3 लैम्बडा मिल ही जाएगा, अरे 3 लैम्बडा आपको मिल ही जाएगा, सही है। 12, a certain mass of hydrogen is changed due to helium by process of fusion. The mass defect in a fusion reaction is this: the energy liberated per u की जगह पे पर न्यूक्लियन होता तो बेटर होता, पर न्यूक्लियन इज, चलो मास डिफेक्ट आपको दी है 0.02866 u, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम जानते हैं, एक 1 u के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है, हमने पढ़ा है 931 मेगा ईवी। एक u जितना मास डिफेक्ट आएगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी क्या होगी इतनी, तो आपको मास डिफेक्ट ये दी है तो उसकी एनर्जी लिख लेंगे, तो यहां पे ये हो जाएगी। चलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 931, चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.0288, अरे नहीं 0.02866 मल्टीप्लाई बाय 931 क्या आया, ये 26.7 मेगा ईवी आया। तो देखो आपको यहाँ पे 26.7 मेगा ईवी दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, आपको पर यू बोला है, पर यू मतलब उनको पर न्यूक्लियन बोलना चाहिए था, पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे 26.7 डिवाइडेड बाय हीलियम बना, हीलियम तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं 4, तो आपको उसको डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6.675 जैसा कुछ आंसर आ रहा है। याद रखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी गलती है, वहां पे यू नहीं बोलना चाहिए था, पर यू तो ये रहा एनर्जी, पर न्यूक्लियन बोलना चाहिए था। 13, इलेक्ट्रॉन एमिशन फॉर मेटल लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, अरे ये सारे कौन है बच्चों, ये सारे मेटल्स है ना, और मेटल्स के लिए वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं। 14, for a given frequency of incident radiation, stopping potential is equal to h nu minus phi 0. Stopping potential depends only on frequency, incident frequency and the properties of metal surface. तो यहां पे क्या आएगा, इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता है। The slope of graph of stopping potential versus frequency, ये 500वीं बार आ रहा है अभी तो V0 E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई 0, तो V नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, ये आ जाएगा। जो इसको कंपेयर करोगे mx प्लस सी, तो ग्राफ किसका y वर्सेस x, वैसे ही यहाँ पे V नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ, तो उसका स्लोप आपको कौन देगा, h अपॉन ई। Which of the following physical quantity is having the same unit as Planck constant? मैं डायरेक्ट बोल दूं तो एंगुलर मोमेंटम, लेकिन आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इनको तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो डायमेंशन L का होगा वही H का होगा,
मतलब प्लांक कांस्टेंट जो है, प्लांक कांस्टेंट है ना, उसका एंगुलर मोमेंटम के बराबर ही उसका यूनिट होगा। 17 डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg traveling at the speed of 1 kilometer per second, we know that formula de Broglie lambda is equal to h upon mv। h की वैल्यू हम लिख लेते हैं 6.6 into 10 to power minus 34। मास आपको दिया है 0.04 और वेलोसिटी है 10⁻3। ये किलोमीटर पर सेकंड है तो उसको मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगा 1. ये मान लो कि 17 होता 1.7 जैसा कुछ है, 6.4 होता ना बच्चों, 6.4 यहाँ पे 2563 कर दो चलो, तो ये 1.17 वाला आंसर आएगा। चेक कर लो 6.63 डिवाइडेड बाय 4 क्या आया, बस सही है, 1.7 वाला कर सकते हो, कर लो खुद। 18 द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, भाई मास कितना दिया है 1 ग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं 10 to power minus 3 kg and the energy equivalent is equal to mc square। so m 10 to power minus 3, c की वैल्यू 3 into 10 to 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 into 10 to 13, एकदम इजी। 19 the total energy and kinetic energy of electron in hydrogen atom are E and K respectively, then रिलेशन हमको पता है E is equal to minus K is equal to U by 2 in any one orbit, कोई भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी E है तो काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन ये रहा, तो यहां पे क्या आएगा K is equal to minus E। 20 a gold atom is about how much time, how many times heavier than the alpha particles। gold atom AU 79197, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 200 बोल देता हूं, तो गोल्ड का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 200 है। अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो उसको होता है 2He4, तो उसका मास अप्रोक्सीमेटली कितना है 4, तो हम लिखेंगे मास ऑफ गोल्ड एंड मास ऑफ अल्फा ये 200 अपॉन 4 लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स आ ही जाएगा, सही है, याद रखना। Ionization energy of electron in third excited state for hydrogen atom is, what is called ionization energy। आयोनाइजेशन करना मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम्स के बाहर फेंक देना, तो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी एनर्जी हमको एक्सेस देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला जाएगा। ओके, तो हमको यहां पे पूछा है कौन सी ऑर्बिट में, इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड, सो द नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 4th, सही है। ओके, तो एनर्जी कितनी है -13.6 eV अपॉन n स्क्वायर, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। आप यहां पे 4 लिख दोगे, -13.6 eV अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 16.854 आ जाएगा, जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। नेक्स्ट 22 Hg 8198 Au 79197 आर एग्जाम्पल ऑफ, भाई देख लो Hg जो है वो 8198 है, इसमें हाँ इसमें A डिफरेंट है और Z, और ये देख लो Au 79197, भाई दोनों में A देखो और Z देखो, Z दोनों में डिफरेंट है, A डिफरेंट है, लेकिन A माइनस Z करेंगे तो वो यहां पे क्या होता है 118, तो यहां पर करोगे तो वो भी 118 होता है, मतलब दोनों में ये सेम है। ये कौन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो वो हो गए आइसोटोन्स। 23 इन द सन द थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन द हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एंड 2He4 एटम्स विथ अ रिलीज ऑफ व्हाट मेगा eV एनर्जी। भाई सन में जो प्रोटॉन साइकिल है वो हमको पता होना चाहिए, तो यहां पर वहां पर एक हीलियम बनने के लिए कितने हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहे थे, 4 हो रहे थे, सही है, और उसमें से एक साइकिल में एनर्जी कितनी रिलीज होती थी 26.7 मेगा eV। 24 द न्यूक्लियर फोर्सेस इज विच फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी एंड फोर्स इज व्हाट टाइप फॉर डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी। याद रखो बच्चों, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी था, तब ये इक्विलिब्रियम में था, किसमें था, इक्विलिब्रियम।
जो डिस्टेंस r ग्रेटर देन 0.8 फर्मी होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और r इज लेस देन 0.8 फर्मी होगा तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो कहां पर है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। 25th, in a curve of binding energy per nucleon versus mass number, the maximum value of binding energy per nucleon is 8.75. The value of corresponding atomic number is, भाई ये तो डायरेक्ट आना चाहिए, कौन है? 56। किसके लिए हो रहा है? 26 Fe56, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, जनरली वो होती है 8.79। सर चलेगा। 26, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक बोला मतलब क्या? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स आर इक्वल। 27, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टू एन रीजन बिकॉज अनबायस्ड, ये कितनी बार? तीसरी चौथी बार आ चुका है। अनबायस्ड मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। एक पी टाइप और एक एन टाइप का हम क्या करेंगे? कनेक्शन जंक्शन बना देंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पी टाइप में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहां पर याद रखना कि क्यों होल जा रहा है? बिकॉज होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन पी साइड इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। 28, electric force between electron and proton separated by distance of 1 millimeter. प्रोटॉन, भाई देखो फॉर्मूला क्या है? k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। k की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 टू 9। अरे k को k ही रखने देना है, k को k रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस ई, प्रोटॉन का चार्ज माइनस ई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁶ माइनस के ई वाला आंसर सेट हो जाएगा। देख लो, ये -6 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, के ई स्क्वायर। 29, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन और एक बार आया, m1 L3 T - 3 A - 1 आगे आ चुका है, इसलिए मैं आपको शो करने वाला नहीं हूं। इससे बना दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इससे आप बना पाओगे। 30, a body contains n1 protons and n2 electrons, total amount of charge, but total charge is the charge of proton plus charge of electron। protons कितने हैं? n1 और उनका चार्ज है प्लस ई। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n2 लेकिन उनका चार्ज है माइनस ई। तो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव मिला के चार्ज हो गया n1 माइनस n2 इंटू ई। तो आपका आंसर कौन सा बैठेगा? बी। 31, from which of the following molecules given below have a permanent electric dipole moment even in the absence of electric field? भाई कौन है ऐसा? कौन है? अरे अरे अरे, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो H2O परमानेंट है। तो कौन डाइलेक्ट्रिक कौन है इसमें? H2O जो पोलर मटेरियल है। 32, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू अ पॉइंट इज what to electric field at that point? इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलवेज नॉर्मल होती है, याद रखना। 33, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज। देखो कैसे क्वेश्चन है यार, एकदम इजी, 15-20 मिनट में पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। बोलो, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज एक्साइटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, सो एनर्जी गेन, ये तो फॉर्मूला है, व्हेन q चार्ज gets accelerated with delta v potential, energy is equal to q into delta v. Resultant force and resultant torque acting on an electric dipole kept in uniform field are। देखो जनरली फोर्स तो ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप कैसे रख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब यहां पे उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि भाई एंगल 0 या 180 नहीं है। जो 0 या 180 नहीं है तो टॉर्क जीरो नहीं होगा, फोर्स तो ऑलवेज जीरो ही होगा। सही है। नेक्स्ट 35, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज गिवन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज गिवन, सो द कैपेसिटेंस। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12,
एरिया ऑफ ईच प्लेट 1 मिलीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स 1 मिलीमीटर 10 टू पावर -3। यहां पे करोगे तो यहां पे आ जाएगा डे बी। 36, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट passing through the conductor is increasing is such a way that the dimension of conductor and the temperature remains constant. The resistance is, भाई यहां पे क्या बोला है फिर से एक बार देखो, according to Ohm's law, electric current passing through the conductor is increasing in such a way that dimension भी चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V बाई I। अरे भाई आई कब इंक्रीज होगा, जब आप वोल्टेज भी इंक्रीज करोगे तो वी इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, लेकिन रेशियो जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो उसको रेजिस्टेंस से क्या लेना देना, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, ये चीज है कि यहां पे रोयल अपॉन ए, जो आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, डायमेंशन चेंज करोगे तो ये पार्ट चेंज होगा, तो वो जो चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन वो तो आप कांस्टेंट रख रहे हो, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है। 37, 2 point A and B are maintained at potential 8 volt and -2 volt. The work done in moving one electron from A to B. चलो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइनस -2 डायरेक्ट कर ले। पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करना क्योंकि यहां पे है ही नहीं, तो V पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 8 माइनस -2, इसका पोटेंशियल 8, इसका -2, तो ये आ गया। तो फिर हमको वर्क चाहिए, तो वर्क इक्वल टू हमने पढ़ा Q इंटू डेल्टा V। Q क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, नेगेटिव चार्ज निग्लेक्ट कर दो, इंटू 10, तो यहां पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। 38, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग करंट I इज, बाय मैग्नेटिक करंट कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, μ0 Ni अपॉन 2r। तो B प्रोपोर्शनल टू I बोल सकते हो, या B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r बोल सकते हो। करंट पूछा है तो प्रोपोर्शनल टू करंट I, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। 39, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू द वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज 6 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। सो द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो ये सामने चला जाएगा RA बाय L। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 5, एरिया कितना है 6 इंटू 10 टू पावर -7 और लेंथ कितना है 15, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 इंटू 10 टू पावर -7 आ ही जाएगा। 40, डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी कौन है बच्चों? मोबिलिटी इज अ ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको ठीक से लिखे, ये होता है मीटर पर सेकेंड और ये होता है न्यूटन पर कूलम, लिखता हूं मैं क्योंकि वो इजी पड़ेगा। कोई वोल्ट पर मीटर लिखना चाहे तो लिख सकता है, लेकिन मैंने अभी ये लिखा, तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर, कूलम, न्यूटन, सेकेंड। चलो, मीटर मतलब L1, कूलम मतलब T1A1, न्यूटन मतलब M1 L1 T-2 और टाइम मतलब T1। करो इसको सिंपल, M-1 L0 T-2, तो मतलब 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और A आपका 1 हो जाएगा। सही है, सही है। 41, देयर इज अ कॉइल ऑफ 100 टन्स हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, भाई कॉइल के सेंटर में फॉर्मूला है μ0 Ni अपॉन 2r। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स, सिर्फ कॉइल बोला तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है, नहीं दिए है 100 नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दिए हैं। ओके, तो μ0 4 pi इंटू 10 टू पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दिए हैं, करंट आपको 1 एम्पियर 2 और रेडियस आपके पास है 0.1, तो यहां पे हो जाएगा 2 pi इंटू 10 टू पावर -4, ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो यहां पे आपका आंसर ए आ जाएगा। 42, a solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter is made up of 500 tons. If the magnetic field inside the solenoid is 6.28 into 10 to power -3 Tesla, it carries a current of. We know the formula of magnetic field of solenoid, μ0 small ni. But here n stands for number of tons per unit length. लेकिन हमको जो total tons लेने हैं तो m upon l into I हो जाएगा।
ओके, तो करंट को सब्जेक्ट अरे बाद में बनाते हैं, चलो ना यहाँ पे देख लो। बी कौन है बच्चों? 6.28 इंटू 10 टू पावर -3। म्यू जीरो कौन है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500। लेंथ कितनी है? 0.5 और करंट आई फाइंड करना है। ये हो गया 1000। ये पाई को यहां से कट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो आई आप क्या करोगे? देखो ये पावर यहां पे 2 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर -4, 20/4 मतलब 5 एम्पियर आपका आंसर आ ही जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 10 रहेगा ना, एक 10 की 1 पावर, तो 20/4 5 एम्पियर। 43 पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स, एंटी पैरेलल करंट रिपेल्स। सिंपल यार, ये तो क्या पूछने वाली बात है। 44 a bar magnet has a magnetic dipole moment m. Its initial position is parallel to the direction of uniform magnetic field. In this position the magnetic torque and force acting on it respectively is 0. देखो भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मतलब फोर्स तो ऑलवेज 0 होगा, लेकिन टॉर्क की बात करेंगे तो एम बी और इनिशियल एंगल आपका 0 डिग्री ही था। देखो इसकी पोजीशन पैरेलल थी मतलब 0 डिग्री होगा, तो टॉर्क भी यहां पे 0 होगा और फोर्स तो ऑलवेज होगा, फोर्स तो ऑलवेज 0 होगा यहां पे। 45 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। थियरी बेस्ड क्वेश्चन है यार। 46 the magnetic flux linked with a coil is changing with the time t according to this equation. Phi is equal to 2t square minus 5t plus 1. At t is equal to 0.25 second, the induced current at the resistance is given. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? 2t square minus 5t plus 1. तो EMF इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे तो d5 अपॉन dt, नेगेटिव साइन निग्लेक्ट कर दो, तो ये हो गया यहां पे 4t माइनस 5। कौन से टाइम पे पूछा है? 0.25 पे, तो E इज इक्वल टू 4 इंटू 0.25 माइनस 5, तो यहां पे हो गया 1 माइनस 5, नेगेटिव साइन निकले कर दो। जो आपको लिखना है तो आगे आप लिख सकते हो ऐसे ऐसे माइनस, तो यहां पे माइनस आगे, तो ये 1 ये हो जाएगा +4 आ जाएगा EMF। अभी आपको चाहिए EMF करंट, तो करंट होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF आपने कितना किया? 4 वोल्ट और ये 10 है तो आपको मिलेगा 0.4 एम्पियर। सही है। 47 यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड EMF। भाई इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, टाइम। तो यहां पे वेबर पर सेकंड आ जाएगा। 48 on one conducting wire of length 50 centimeter is moving perpendicular to the uniform magnetic field of 0.2 Tesla with constant velocity of 10 meter per second. EMF induced between two ends. एक वायर है जिसकी लेंथ आपको दी है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, जो B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर रह के। ओके, तो EMF क्या होगा? BVL। मोशनल EMF का फॉर्मूला हमने BVL पढ़ा है, तो ये 0.2, स्पीड है आपकी 10 और ये है 0.5, तो फिर बच्चों क्या होगा? ये एक आएगा शायद कि पॉइंट बनाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 5 नहीं 1 वोल्ट आ जाएगा ना, 1 वोल्ट क्या आएगा? 1 वोल्ट कहां पर है आंसर? 8। 49 AC जनरेटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू विच एनर्जी। भाई AC जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। AC जनरेटर को हमको क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। आर्मेचर से जब हम कॉइल को घुमाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा और उससे इलेक्ट्रिक EMF जनरेट होगा, मतलब घुमाने के लिए हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? मैकेनिकल, और वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। 50 A light bulb is rated 100 watt for 220 watt supply. The resistance, देखो भाई आपको पावर दिया है 100 watt, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, तो आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई P, जैसे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, सो R इज इक्वल टू दिस। वोल्टेज क्या है? 220 का स्क्वायर अपॉन 100, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? 484
ओम। कौन सा आंसर आएगा? ए। सही है बच्चों, सही है। नेक्स्ट, चलो अभी हम करने वाले हैं पार्ट बी।